नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग महेश बर्णवाल भारत के भूगोल में अध्याय 7 को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जो है जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे। जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अपने चैनल एजुकेशन 790 पर बहुत सारी प्लेलिस्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की और इकोनॉमिक्स के भी कुछ वीडियोस जो है अपलोडेड है। जाकर उनको देखिए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और हमारी वीडियोस को लाइक कर दिया करिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, पहला पॉइंट इसमें क्या है कि किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। मतलब किसी जगह पर जो है जीव जंतु और पादपों पादपों से मतलब है कि जो पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु हैं, उनकी बहुत सारी प्रजातियां अगर एक जगह पाई जाती हैं तो उस जगह को जो है जैव विविधता जो है कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी उसको कहा जाता है। जैव विविधता जो है किसी जैविक तंत्र के स्वास्थ्य का द्योतक है और पृथ्वी पर जो है जैव विविधता जो है जीवन का आधार है एवं पर्यावरण में होने वाले तीव्र नकारात्मक परिवर्तन को रोकने में ये सक्षम होता है। इसलिए क्या कहते हैं, जो जैव विविधता होती है ये उस इलाकों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है जहाँ वर्षा काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है। और जैव विविधता जो है उन सभी जगहों पे पाई जाती है जो तमाम जगह जो है उनके जो टेम्परेचर और जो तमाम क्लाइमेट और भी बहुत सारे जो कारण हैं उनकी उनसे जो क्या कहते हैं वहाँ पे जो तंत्र बनता है, जो वहाँ के जितने भी पादप होते हैं जो उसको अडॉप्ट करते हैं, उसी को जो है जैव विविधता हम लोग कहते हैं। देखिए, हरे भरे पौधों, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, मिट्टी, हवा, पानी, पठार, नदियाँ, समुद्र, महासागर आदि सभी प्रकृति की ही देन है और जो मनुष्य के अस्तित्व एवं विकास के लिए आवश्यक है। मनुष्य इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी दैनिक चर्या को पूर्ण रूप से जो है पूरा करता है। देखिए, मरुस्थलों से लेकर महासागरों की गहराई तक विभिन्न आकार, प्रकार, रंग और रूपों में जो है प्राणी जगत विद्यमान है, जिनसे पर्यावरण में जो है विविधता परिलक्षित होती है और उसे ही जो है जैव विविधता के रूप में हम लोग जानते हैं। इसके बाद देखिए, जैव विविधता शब्द का जो प्रथम बार इस्तेमाल एडवर्ड विल्सन द्वारा किया गया था और यह जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाता है। देखिए, जैव विविधता जो है भारत पूरे पृथ्वी पर जो है काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन जो है औद्योगिक क्रांति के बाद से जो है धीरे धीरे इसमें ह्रास ह्रास जो है शुरू होने लगा। शुरुआती दौर में तो पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे जब वैज्ञानिक इस पर शोध करने लगे तो पता चला कि काफ़ी प्रजातियां धीरे धीरे लुप्त होने लगी हैं। तो इन सभी से बचने के लिए जो है कई प्रकार के सम्मेलन किए गए। उसी में जो एक प्रसिद्ध सम्मेलन था वर्ष 1992 का ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन के अनुसार धरातली, महासागरीय एवं अन्य जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में उपस्थित अथवा संबंधित तंत्रों में पाए जाने वाले जीवों के बीच विभिन्नता ही जैव विविधता कहते हैं। तो ये वर्ष 1992 में जो रियो डी जेनेरियो में जो है सम्मेलन हुआ था, जिसमें एजेंडा 21 का जिक्र किया गया है, जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो उसी समारोह में जो है जैव विविधता को जो है डिफाइन किया गया था। उसका परिभाषा बताई गई थी कि कैसे जो है किसको हम लोग जैव विविधता कहेंगे। अब देखिए, जैव विविधता जो है कई प्रकार की होती है, जैसा कि इसमें जो है 3 प्रकार दिया गया है। पहला है आनुवंशिक विविधता, जिसमें कि आनुवंशिक विविधता का जो है आशय किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन से जो उत्पन्न होता है उसको विविधता बताई गई है। मतलब जैसे किसी एक समुदाय में जो है एक ही प्रजाति के जीन पाए जाते हैं, तो जो उससे जो क्या कहते हैं एक प्रजाति बनी है उसको जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी या आनुवंशिक विविधता जो है कहते हैं। इसके बाद देखिए, प्रजाति विविधता की बात की जा रही है। तो प्रजाति विविधता जो है इससे आशय है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जीव जंतुओं के समुदाय की प्रजातियों में विविधता से है और प्रजाति विविधता किसी समुदाय में प्रजातियों की विभिन्नताओं को जो है व्यक्त करती है। इसके बाद देखिए, तीसरा है सामुदायिक या पारितंत्र विविधता, कम्युनिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो एक समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पतियों एवं दूसरे समुदाय के जीव जंतुओं वनस्पतियों के बीच पाए जाने वाली विविधता को ही सामुदायिक विविधता या पारितंत्र विविधता कहलाती है। जैसा कि हम जंगलों में देखते हैं, एक प्रकार की प्रजाति जैसे शेरों की प्रजाति रह रही है, दूसरी तरफ
अलग झुंड है। तो उन दोनों के मध्य में जो क्या कहते हैं, जो साथ साथ में रह रहे हैं, अलग अलग जगह पर ही रह रहे हैं, तो वो जो पूरा एक सिस्टम बन रहा है उसी को जो है सामुदायिक या पारितंत्र विविधता कहते हैं। तो दूसरे समुदाय जैसे अलग है, दो अलग अलग क्या कहते हैं समुदायों के बीच में जो एक विविधता पाई जा रही है, उसी को जो है सामुदायिक विविधता या पारितंत्र विविधता कहते हैं। इसके बाद देखिए कि बायोम शब्द का जिक्र काफी बार होता है। बायोम जो है जीवमंडल की ऐसी सामुदायिक इकाई है जो स्थलीय जलवायु द्वारा नियंत्रित होती है तथा जिसमें निश्चित प्रकार के जंतुओं एवं वनस्पतियों की प्रधानता होती है। जैव विविधता संरक्षण हेतु संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान की जाती है तथा उसके संरक्षण व संवर्धन के प्रयास के लिए किए जाते हैं। और इस संबंध में जो प्रयास किए जाते हैं, तो आयु संबंध इस IUCN जो है इस संबंध में एक रेड डाटा नाम की बुक प्रकाशित करता है, जिसमें जो क्या कहते हैं प्राणी जो हैं किसी जैव विविधता में जो संकटग्रस्त हैं, जो लुप्त होने वाले हैं, जो लुप्त हो चुके हैं, उन सभी की जानकारी इस बुक में जो है दी जाती है। चलिए अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, IUCN की जो है लाल सूची के बारे में। तो पारिस्थितिकी संकटों का अध्ययन करने व उन पर सुझाव देने के लिए वर्ष 1948 में IUCN, इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, याद रखिएगा फुल फॉर्म। तो 1948 में जो है IUCN ने पारिस्थितिकी संकटों का जो अध्ययन करना था, उसका जो है गठन किया गया था IUCN नाम की एक संस्था का। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। IUCN का एक सहायक संगठन विश्व वन्यजीव कोष, जिसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड कहते हैं, और यह वर्ष 1969 से IUCN विलुप्तप्राय, असुरक्षित तथा दुर्लभ व संकटग्रस्त जीवों तथा पादपों से संबंधित लाल सूची या रेड डाटा बुक जो है जारी करता रहता है, जो विश्व में पौधों और पशुओं की प्रजातियों के लिए संरक्षण स्थिति की सबसे व्यापक तालिका है। मतलब जो प्रजाति लुप्त हो चुकी है, जैसे कह लीजिए आपके चाहे वो पौधे हों चाहे वो जानवर हों, उनके बारे में जितना भी क्या कहते हैं जानकारी होती है वो आपका रेड डाटा बुक में दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ विभिन्न विश्व स्तर पर विभिन्न प्रजातियों की संरक्षण स्थिति पर निगरानी रखने वाला सर्वोच्च संगठन है। देखिए IUCN की लाल सूची में प्रत्येक जैविक प्रजाति को 9 में से एक श्रेणी में डाला जाता है, और इस श्रेणी का जो है आधार उनकी कुल आबादी, आबादी में गिरावट की दर, भौगोलिक विस्तारण क्षेत्र और उनका क्षेत्र जो मानव गतिविधियों के द्वारा जो है बिखर गया, तो इस आधार पर जो है किया जाता है। तो ये श्रेणियां कुछ इस प्रकार से दी गई हैं। जैसा पहला है विलुप्त, इस प्रजाति का कोई भी जीवित सदस्य नहीं बचा है, ये पूर्ण तरीके से धरती से गायब हो चुकी है। दूसरा है वन विलुप्त, मतलब कि जिस प्रकृति में ये रहते थे वहाँ वो पूरा नष्ट हो चुका है। यह प्रजाति वनों से पूर्णतः खत्म हो चुकी है और इसके बचे हुए सदस्य केवल चिड़ियाघरों या अपने मूल निवास स्थान से अलग किसी कृत्रिम निवास स्थान पर ही जीवित हैं। तो ये दूसरी श्रेणी हो गई। तीसरी श्रेणी जो है वो है घोर संकटग्रस्त, इस प्रजाति का वनों से विलुप्त होने का गंभीर खतरा बना हुआ है। चौथा जो श्रेणी है वो है संकटग्रस्त श्रेणी, तो इस प्रजाति का भी वनों से विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। पांचवी श्रेणी असुरक्षित, वनों में इस प्रजाति के संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है। छठा है संकटापन, की इस प्रजाति के निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना व्यक्त की गई। और सातवां संकट मुक्त, की इस प्रजाति की बहुत कम खतरा है और यह बड़ी तादाद व विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति है। ठीक है, जैसे कि आपके कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, तो इस प्रकार की प्रजाति जो है आपको काफ़ी बहुतायत में मिल जाएगी। या कह लीजिए जंगलों में भी अगर आप देखें तो काफ़ी प्रजातियां ऐसी हैं जो बहुतायत में आपको मिल सकती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आंकड़ों का अभाव, जिनके बारे में कोई भी विशेष आंकड़ा भी नहीं है हमारे पास। इस प्रजाति के बारे में आंकड़ों की कमी है और उसकी संरक्षण स्थिति और संकट का अनुमान जो है नहीं लगाया जा सकता है। 19 और 9वां जो है आपका वो श्रेणी है अनाकलित, कि इस प्रजाति के संरक्षण स्थिति का IUCN के संरक्षण मानदंड पर आकलन अभी तक नहीं किया गया। मतलब इस प्रजाति के अभी जो संरक्षण की स्थिति है उसके बारे में जो है अभी बहुत ज़्यादा हमें नहीं पता है। IUCN के हिसाब से उसको अनाकलित में जो है रखा जाता है। वर्तमान में देखिए, वर्तमान से क्या अर्थ है कि ये बुक जो है छपी थी कम से कम 2017-18 के एडिशन की है, तो उस समय के हिसाब से जो है भारत की कुल 995 प्रजातियां लाल सूची में जो है शामिल थी। अक्टूबर 2015 में भारत के 7 और पक्षियों को लाल सूची में शामिल किया गया था, तो 7 पक्षियों को और किया गया था, जिससे इस सूची में जो है शामिल भारतीय पक्षियों की संख्या
173 से बढ़कर 180 हो गई थी। अभी और बढ़ गई होगी, लेटेस्ट डाटा अभी हम लोग डालेंगे तब आप लोग देख लीजिएगा। देखिए वर्ष 2014 के अंत तक इस सूची में भारत की 988 प्रजातियों को संकटग्रस्त या लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। 7 पक्षियों के इसमें शामिल होने के बाद भारत की लाल सूची में शामिल प्रजातियों की संख्या 995 हो गई थी। देखिए वर्ष 2013 में भारत की 973 प्रजातियों को संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया था और लुप्त प्राय हो रही पिछली 7 वर्षों में भारत की संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या में 336 और प्रजातियां जो है जुड़ चुकी हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो है इनको बांटा जाता है, IUCN का वर्गीकरण। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं जिनके बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं है, जिनके बारे में आंकड़े पर्याप्त नहीं है। फिर उसके बाद देखिए संकट बहुत कम है उनके बारे में, फिर देखिए संकट के करीब हैं, कुछ संवेदनशील हैं जिनको वल्नरेबल कहा जाता है, इंडेंजर जो संकटग्रस्त हैं, अति संकटग्रस्त और वनों से जो विलुप्त हो चुके हैं और विलुप्त हो चुके हैं। तो विलुप्त होने के बढ़ते जोखिम के हिसाब से देखिए एरो बनाया गया है, मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जानवरों की संख्या रहती है, लेकिन यहाँ से धीरे धीरे जो है इनकी विलुप्त की तरफ जो है बढ़ती जाती है, धीरे धीरे इस तरह से इनका क्रम बढ़ता जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि सभी प्रजातियां जो हैं आंकड़े उनके बारे में उपलब्ध नहीं होते। उसके बाद जो है वो श्रेणी के बाद आता है जिनके बारे में आकलित किया जाता है, और उसके बाद जब आता है कि इनके बारे में पर्याप्त आंकड़े भी हैं हमारे पास। और जो यहाँ वाली जो श्रेणी है ये है कि खतरे की स्थिति वाली प्रजातियां हैं जो अब जो है कि विलुप्त होने के कगार पर जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। देखिए इसके बाद दिया गया है कि जैव विविधता के संरक्षण की कुछ विधियों के बारे में बताया गया है। जैसे इसमें पहला है स्वस्थानिक संरक्षण विधि, मतलब कि उसी स्थान पर जो है उन जानवरों को संरक्षित किया जाता है जिस जो है उस एटमॉस्फेयर में वो रहते हैं, जिस क्या कहते हैं उस क्षेत्र में रहते हैं, उसी में जो है उनको सुरक्षित रखने की जो विधि है उसको स्वस्थानीय इन सिटू जो कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों को उनके प्राकृतिक स्वरूप में अपने स्थान पर बनाए रखने के प्रयास किए जाते हैं। विश्व में कुल 35 जैव विविधता सक्रिय केंद्रों, जिसे बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट कहते हैं, को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 4 क्षेत्र जो है भारत में भी स्थित हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट ऐसे क्षेत्र हैं जहां उच्च जाति समृद्धि व उच्च स्थानिकता होती है, अर्थात जहां विभिन्न प्रजातियों की समृद्धता और ये प्रजातियां उस क्षेत्र तक ही जो है सीमित रहती हैं। देखिए भारत में जो है कुल मिलाकर 18 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, 105 राष्ट्रीय उद्यान और 543 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं जो इन सिटू जैव विविधता संरक्षण के उदाहरण हैं। देखिए जैव विविधता संरक्षण के लिए 2 प्रकार जो है अपनाए जाते हैं। पहला स्वस्थानीय संरक्षण जिसे इन सिटू कहा जाता है, और बाह्य संस्थानीय जिसे एक्स सिटू जो है कहा जाता है। तो देखिए स्वस्थानों में कौन कौन से आते हैं, देखिए राष्ट्रीय उद्यान आता है, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आगार जिसे बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, पवित्र उपवन एवं झीलें जैसे सैक्रेड ग्रोव और लेक्स इंग्लिश में, और समुदाय एवं संरक्षण आगार। बाह्य स्थानीय मतलब उनके प्राकृतिक क्षेत्र से बाहर करके किसी विशेष जगह पर, कृत्रिम जगह पर जो है उनको संरक्षित किया जाता है, जैसे कि आपका दिया गया है बीज बैंक, जीन बैंक, ठीक है, निम्न तापी संरक्षण, फिर चौथा वनस्पति उद्यान, वृक्ष उद्यान, जंतु उद्यान और चिड़ियाघरों में जो है इन्हें शामिल किया जाता है। तो इनके बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। आगे चलिए आगे देखेंगे हम लोग कि अब देखिए पर स्थानीय एक्स सीटू संरक्षण विधि के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको मैप दिया गया है कि कौन सी क्या कहते हैं जो बचाव के लिए कार्य किए गए हैं वो सब कहाँ कहाँ पर है उनके बांटा गया है। ठीक है, इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए कि एक्स सीटू क्या है, इसके बारे में पहले देख लेते हैं। इसके अंतर्गत संकटग्रस्त पादपों व जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग विशेष स्थान पर सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है। ठीक है, उनके जो विशेष स्थान मतलब अलग से कृत्रिम जगह बनाई जाती है, वहां जाकर इनको संरक्षण किया जाता है। तो ऐसी जगह को जो है XC2 के अंतर्गत पर स्थानीय संरक्षण विधि में रखा जाता है। इसमें आपका पहला आता है जंतु उद्यान जिसे हम लोग जू कहते हैं, फिर वनस्पति उद्यान, बॉटेनिकल गार्डन एवं वन्यजीव सफारी पार्कों का यही उद्देश्य है। इससे ऐसे जीवों को इन विशेष स्थानों पर सुरक्षित रखा जा सका है जो कि वनों में जो है विलुप्त हो गए थे, और इस दशा में चिड़ियाघर की जो है स्थापना की जाती है। तो देखिए भारत में जो पहला चिड़ियाघर खोला गया था 1855 में चेन्नई में बनाया गया था, और कोलकाता का अलीपुर चिड़ियाघर देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जिसकी स्थापना 1875 में होगी। तो यहाँ 2 सवाल बन रहे हैं कि पहला चिड़ियाघर पूछा जाएगा तो चेन्नई में,
और सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है 1875 में अलीपुर चिड़ियाघर जो कोलकाता में स्थित है। इसके बाद देखिए वर्तमान में जैव विविधता के ह्रास के कारण विश्व में जीन पूल केंद्रों का निर्माण किया गया, जिससे कि समाप्त हो रही जैव विविधता को संरक्षित किया जा सके, मतलब उनके जीनों को संरक्षित किया जा सके। इसके बाद देखिए जैव विविधता के परिस्थानी विधि के तहत प्रजातियों के जीवों के डीएनए को क्रायोजेनिक तकनीक के माध्यम से किसी विशेष, ठीक है, विशेष स्थान पर संग्रहित कर परिलक्षित जो है करते हैं, परीक्षण में प्रिजर्व करते हैं, ठीक है, उनके किसी विशेष जीन को जो है वहां जाके क्या कहते हैं प्रिजर्व कर लिया जाता है, जिससे कि जो है भविष्य में यदि प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं तो इनका प्रयोग कर पुनः जैव विविधता को जो है बढ़ाया जा सके, कृत्रिम तरीके से जो है उनको दोबारा क्या कहते हैं प्रजनन में लाया जा सके। इसके लिए जो है टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक या क्लोनिंग तकनीक का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ये आधुनिक तकनीकें हैं। इस दिशा में और भी प्रयास किए गए हैं, जिसे भारत में वर्ष 1996 में नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा 1996 में जो है नई दिल्ली में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की गई, और हैदराबाद में जो है इंक्रीसेट, चेन्नई में जो है जीन बैंक, और लखनऊ में डीएनए बैंक की भी जो है स्थापना XC2 जैव विविधता संरक्षण के अंतर्गत ही की गई थी। ये याद रखिएगा आप लोग कि भारत में इसमें क्या क्या प्रयास किए गए हैं। फिर देखिए नॉर्वे ने जो है स्वेलबर्ड द्वीप पर जो है एक अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की जा रही है, जहां विश्व के विलुप्त होते अधिकतर जीवों तथा पेड़ पौधों आदि के जीनों को संरक्षित रखा जाएगा। मतलब ये बनाया जा रहा है, अभी बना नहीं है। अब देखिए जो कुछ हॉट स्पॉट हैं उनके क्षेत्रों को विभाजित किया गया है। जैसे यहाँ वाला जो एरिया है आपका, ये हिमालय वाला, ठीक है, इस एरिया को जो है इसको 1 नंबर दिया गया है, यहाँ पे इसको 2 दिया गया है, यहाँ पे इसको 3 दिया गया है, और यहाँ पे जो इधर वाले हैं अंडमान निकोबार में इसको 4 दिया गया है। तो चलिए एक एक देख लेते हैं इनको। देखिए जो इधर वाले एरिया है यहाँ पे जो है एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, जंगली एशियाई भैंस। तीसरा है हिमालयन कोयल या पर्वतीय बटेर, जिन्हें चीयर फिजेंट। सुनहरा लंगूर हिमालयन का तार, और पिग्मी हांग लंगूर एशियाई जंगली भैंसा। जंगली कुत्ता स्लोथ, भालू हिम तेंदुआ, गौर मुकुट, जैक गंगा डॉल्फिन, स्वयं हिरण या उड़ने वाला गिलहरी। तो ये जो है जैव विविधता है, स्पॉट है। कहा गया था 4 स्पॉट है भारत में, तो ये वही स्पॉट है जिनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। देखिए दूसरा स्पॉट जो आपका इधर वाले क्षेत्र में मेघालय से लेकर ये त्रिपुरा का थोड़ा सा एरिया, और ये मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड का एरिया। यहाँ पर देखिएगा आपके जो है यहाँ पे कुछ क्षेत्र दिए गए। देखिए मैं आपको बताना एक चीज़ भूल गया था कि ये वाला एरिया जो है आपका पहला हॉट स्पॉट, और कुछ एरिया सिक्किम का, और कुछ एरिया जो है ये अरुणाचल प्रदेश का। तो इन तीनों को सम्मिलित करके जो है इनके बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है इधर वाला एरिया का इधर पे दिया गया है कि यह क्षेत्र कुछ कपियों का आवास भी है, जैसे बंदर, लंगूर और गिबन। तो यहाँ पे जो है बंदरों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। कुछ नए जीव भी यहाँ पे खोजे गए हैं, जैसे लार्ज आर्टलैंड मुंतजैक, ठीक है, अन्नामाइट मुंतजैक, ग्रे शैंक डाउ, अन्नामाइट स्ट्रिप्ड रैबिट, लीफ डियर सौला। तो ये कुछ प्रजातियां थी। अदरक यहाँ की जो है स्थानीय प्रजाति है, ठीक है। इसके बाद देखिए उत्तर पूर्वी भारत का क्षेत्र, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया एवं दक्षिण चीन के भी कुछ हिस्से शामिल हैं। इसके बाद देखिए कि ये तीसरा हॉट स्पॉट है आपका पश्चिमी घाट का एरिया, ठीक है। कुछ एरिया यहाँ पे महाराष्ट्र से भी लिया गया है, बॉम्बे एरिया भी है। तो यहाँ पे जो है आपका आर्द्र पर्णपाती एवं वर्षावन पाए जाते हैं। काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ वर्षा होती है। यहाँ वर्षा इतनी ज़्यादा क्यों होती है, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो जो बना था चैप्टर से, क्लाइमेट नाम का जो चैप्टर था, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे और जीव क्या पाए जाते हैं, उभयचरों की यहाँ प्रजातियाँ एवं सरीसृपा की जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ब्लैक पीपर एवं कार्डमम यहाँ की जो है स्थानीय प्रजाति है, ठीक है। काली मिर्च और जो इलायची यहाँ पे जो है मूल रूप से पाए जाते हैं। इसीलिए जितने भी अंग्रेज व्यापारी यहाँ पर आए थे उन्होंने सबसे पहले मसाले के व्यापार पर ही सबसे ज़्यादा फोकस किया था। इसके बाद देखिए लायन टेल्ड मकाऊ, जो कि फ्लैग स्पीशीज है वेस्टर्न घाट का, और यहाँ का जो है संकटग्रस्त जीव है। देखिए चौथा हॉट स्पॉट जो है आपका, ये आपका इधर बसा हुआ है अंडमान निकोबार में, ठीक है। आइए इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। देखिए यहाँ कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। देखिए मैंग्रोव, कोरल रीफ, सी ग्रास वेड, वेल, डुगोंग, कछुआ, मगरमच्छ एवं प्राण यहाँ की जो है मुख्य प्रजातियां हैं। सुंडालैंड हॉट स्पॉट के अंतर्गत निकोबार द्वीप समूह, ट्रिनकेट सहित नान काउरी द्वीप समूह इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई एवं फिलीपींस तक जो है फैला हुआ है। तो निकोबार द्वीप जो सुंडालैंड में हॉट स्पॉट का ही एक भाग है। तो यहाँ हमने देखा कि कुल 4 हॉट स्पॉट जो भारत में है, वहाँ की कुछ हमने विशेष चीज़ों को पढ़ा, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
कभी कभार थोड़ा बहुत आ जाता है यूपीएससी और यूपीपीसीएस में, बीच बीच में जैसे आप जब करेंगे और एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बीच बीच में कहीं कहीं नाम आ जाते हैं इन जानवरों के, तो वहीं पे इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा आपके लिए इतनी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखिए जैव विविधता अधिनियम 2002, ठीक है, भारत में जो क्या कहते हैं जैव विविधता के लिए कदम उठाए गए हैं उनको याद रखना आपके लिए अति आवश्यक है। देखिए राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 8 के अंतर्गत चेन्नई में जो है अक्टूबर 2003 में राष्ट्रीय विविधता प्राधिकरण की जो स्थापना की गई थी, और कर्नाटक सरकार ने देश में प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में बेंगलुरु जिले के देवनहल्ली तालुका के नल्लूर में जो है इमनी स्थल को अधिसूचित किया है। तो देश में अगर प्रथम विविधता विरासत स्थल की बात की जाए तो यह बेंगलुरु जिले में, जो बेंगलुरु के जिले देवनहल्ली तालुका के नल्लूर में जो है इमनी स्थल को बताया गया है। और जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अनुपालन में भारत ने वर्ष 2002 में जैव विविधता अधिनियम को जो है बनाया था। इसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है। तो देखिए जैव विविधता के मानव जीवन में प्राकृतिक एवं पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संतुलन के महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रतिवर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो ये डेट आपको याद रखनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 22 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है मनाया जाता है। इसके बाद देखिए 26 मई 1992 को नैरोबी में जो हुए जैव विविधता सम्मेलन के लिए जो निर्णय लिए गए थे उस पर विभिन्न देशों के बीच सहमति को जो है लागू करने के अवसर पर यह भी निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष जैव विविधता के प्रति लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने एवं जैव विविधता को बनाए रखने की सबकी सहभागिता तथा सामंजस्य बनाए रखने की दृष्टि से एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में विश्व भर में जो है मनाया जाएगा। तो इसी के लिए जो है क्या कहते हैं जैव विविधता जो है दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए कि प्रत्येक वर्ष इस दिवस का विषय जो है अलग अलग होता है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है घोषित किया जाता है। इसी प्रकार से जो है वर्ष 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, ठीक है। अब आगे देखिए जैव विविधता दशक 2011 से 20 को जो है माना गया है। तो ये पुराना डेटा है, इसको पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग कुछ जानकारी जो है इससे ले लेते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता के लिए उत्पन्न खतरों के बारे में जागरूक बढ़ाने के लिए 2011 से 20 की अवधि को जो है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दशक घोषित किया, जिसे नागोया जापान में जो है सम्मेलन सीबीडी के तहत कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी के तहत कोप 10 में जो है मंजूरी दे दी गई थी। तो देखिए इसमें जो है सीबीडी और सहस्त्र शताब्दी विकास लक्ष्यों के 3 उद्देश्यों की जो है प्राप्ति के सहायता के लिए 20 लक्ष्य जो है शामिल किए गए थे, जिन्हें आईची लक्ष्य भी जो है कहा जाता है। इनमें से एक लक्ष्य था नागोया प्रोटोकॉल को वर्ष 2015 तक लागू कराना था, जिसमें सीबीडी के 50 पक्षकारों का अनुसमर्थन जो है आवश्यक था। और अक्टूबर 2014 में 50वें देश उरुग्वे द्वारा समर्थन मिलने के 90 दिन में से जो है नागोया प्रोटोकॉल भी लागू हो गया, और इसके लागू होने से जैव विविधता पर जो है अधिक समय क्षमता वाले प्रावधानों को व्यवहारिक प्रभाव प्राप्त होगा। भारत में जो है जैव विविधता के संदर्भ में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 11वां सम्मेलन जो कोप 11 और जैव सुरक्षा पर कार्टोजोना प्रोटोकॉल की मीटिंग ऑफ पार्टीज एमओपी 6 का जो है छठा सम्मेलन जो है 1 से 19 अक्टूबर 2012 को आयोजित किया गया था, ठीक है। तो देखिए भारत में होने वाला कोप 11 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र दशक का पहला कोप है, मतलब भारत में जो है कोप 11 पहली बार भारत में हुआ था ये। तो यह इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ भी मनाई गई थी, ठीक है। कोप 11 सम्मेलन भारत की जैव विविधता पर विशेष पहलों और शक्ति को समेकित करने, मापने और प्रदर्शित करने का एक सुअवसर प्रदान करता है। देखिए भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण भी जो है स्थापित किया गया था भारत में। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1916 को हुई थी। संस्थापक जो है अल्फ्रेड विलियम एल्लाक थे, अंग्रेजों के समय में किया गया था। मुख्यालय कोलकाता में था। कार्य क्या था इसका कि देश के लिए उस तरह के सर्वेक्षण, खोज और अनुसंधान में संलग्न जिससे देश की समृद्ध विविधता के ज्ञान में जो है वृद्धि हो। अब देखिए कार्यक्रम क्या थे, तो इसके कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों के जीव जंतु, संरक्षित क्षेत्रों के जीव जंतु, प्रमुख पारिस्थितिकी प्रणालियों के जीव जंतु, लुप्त प्राय प्रजातियों की सर्वेक्षण स्थिति और पारिस्थितिकी अध्ययन, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन और वन्य जीव अधिनियम 1972 से संबंधित जो है जब्त की गई वन्य जीव सामग्री की पहचान इसमें शामिल होगी। देखिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसके बारे में देख लेते हैं। तो यह एक वैश्विक गैर सरकारी संस्था है जो पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापना जैसे मुद्दों पर कार्य करती है। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 को ग्लैड, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है।
और इसका लक्ष्य है कि पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण को और अधिक क्षति से बचाना तथा एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना जिसमें मानव प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से रह सके। देखिए केंद्र बिंदु क्या क्या है, इसके मुख्य क्या लक्ष्य हैं। देखिए 3 बायोम का संरक्षण करना जिसमें विश्व की जो है अधिकतम जैव विविधता पाई जाती हो। और ये बायोम कौन कौन से हैं, देखिए समुद्री बायोम, तटीय बायोम, वन एवं स्वच्छ जल बायोम। ठीक है। अब देखिए कि पशुओं की रक्षा के लिए जो है वाइल्ड लिक्स जो है क्या कहते हैं संस्था बनाई गई। तो देखिए विकीलिक्स की तर्ज पर वाइल्ड लिक्स, ठीक है, विकीलिक्स की तर्ज पर वाइल्ड लिक्स नाम की एक वेबसाइट 6 फरवरी 2014 को जो है आरंभ की गई थी। और पशुओं के संरक्षण के लिए काम कर रहे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने मिलकर वन्य अपराधों को रोकने के लिए इस तकनीक की जो है खोज की थी। दुनिया भर के पशुओं के गैर कानूनी शिकार और तस्करी से सालाना करीब $17 का जो है कारोबार किया जा रहा है, जिससे आपके घरों में जो चमड़े के जितने भी जूते चप्पल और बनाए जाते हैं वो सब इन्हीं जानवरों को मार कर बनाए जाते हैं। लेकिन कहा जाता है मरे हुए जानवरों से बनाना चाहिए, लेकिन ये लोग जिंदा जानवरों को पैसे के लिए मार देते हैं। देखिए वाइल्ड लिक्स का उद्देश्य है कि जानवरों की तस्करी करने वाले भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों और हर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना जो जंगलों में होने वाले अपराध में जो है शामिल होता है। इसके बाद देखिए कि साइट्स नाम की जो है संस्था भी स्थापना की गई। तो विलुप्त होते जीव जंतुओं और वनस्पतियों की सुरक्षा को लेकर विश्व भर के देशों ने वर्ष 1973 में बहुपक्षीय संधि पर जो है हस्ताक्षर किए थे, जिससे जो है साइट्स, जिसका फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो साइट्स कहते हैं जिसमें क्या कहते हैं विलुप्त हो रहे जीव जंतुओं की सुरक्षा को लेकर जो है बात की गई है। इससे वन्य जीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर जो है कन्वेंशन कहते भी हैं। देखिए इस सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष पर होता है और साइट्स को जो है वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है। 1 जुलाई 1975 को साइट्स अस्तित्व में आया था, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1975 को हुई थी। और इस अभी समय में जो है 179 जो इसके सदस्य हैं, अभी कुछ बढ़ गए होंगे, उसका डेटा हम आपको बता देंगे। यह अभी समय 35,000 से अधिक पादप एवं जीव प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनिर्मित करता है। अब देखिए जीव मंडल के बारे में जो है हम लोग कल देखेंगे, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में जो है हम लोग कल देखेंगे, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छी जानकारी से इसको बता सकें। तो अगर आपको यहाँ तक का वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हिस्ट्री की जो वीडियो है मैं उसको कल सुबह जो है तुरंत ले आऊँगा, कल सुबह नहीं तो थोड़ा देर बाद में क्या कहते हैं टाइम मिलेगा तो मैं ले आऊँगा। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।